तो आज हम आपको अमीन ही नहीं, अमीन के मास्टर से मिलाएंगे। और आज हम सभी के बीच में है ज़मीन के मास्टर प्रोफेसर मुन्ना प्रसाद यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर, आप जो है एक ऐप डिज़ाइन किए हैं इसी चीज़ों को हल करने के लिए, प्रॉब्लम जो समस्याएं आप देख रहे हैं। तो पहली बात सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस प्रकार से जी, और उसके बाद में फिर ऐप के बारे में बताएं। जी नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं आप तक परिचय दे दूं कि मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में पिछले 8 सालों से अमानत को पढ़ाता हूं और सिविल इंजीनियरिंग को पढ़ाता हूं। पूरे बिहार में हजारों मेरे अमीन स्टूडेंट हैं जिनको हमने प्रशिक्षण दिया है। अक्सर हम जानते हैं कि ज़मीन मापने की जो पद्धति है, जो तरीका है, वो बहुत पुराना है। उस पुराने में नक्शा मापने के लिए जो अमीन होते हैं उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बेसिक इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम लोग नाम देते हैं गुनिया। दूसरा उनके पास इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम हम लोग रखते हैं प्रकाल। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल स्केल। अक्सर अमीन लोगों के पास यही 3 इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब इसकी कमजोरी क्या है कि इससे 10 कड़ी कहने का मतलब होता है 6.6, लगभग 6.5 फीट। 6.5 फीट जमीन को इस नक्शे पे मापने के लिए तो इसमें पैमाना है, लेकिन अगर उससे कम की जमीन इस नक्शा पर मापना पड़े तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आइडिया लगाना पड़ता है, और अमीन का आइडिया कई बार सही लगता है, कई बार गलत लगता है। अगर सही आइडिया लग गया तो वो सही मापी हो गया, अगर आइडिया गलत हो गया तो वहीं झगड़े का जड़ होता है। तो जब हम लोग अभी आधुनिक युग में हम लोग इस मोबाइल के जरिए ऐप की सहायता से जब हम नक्शे को मापेंगे तो उसमें एक कड़ी मतलब 1 फीट से भी कम की जमीन को इस नक्शे पर माप सकते हैं। इसके लिए आपने इस ऐप के जरिए हम लोग मापी का काम करते हैं। चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये बता दें कि ये नक्शा अब कैसे इसमें मेजरमेंट होता है। देखिए, मापने के लिए जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसे ही इसमें इस नक्शे पे हिंदी में लिखा रहता है, जो भी प्लॉट नंबर है, ठेकरा नंबर या सर्वे नंबर, अलग अलग नाम से जानते हैं, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन में यह नक्शा जाता है वहाँ ये अंग्रेजी में बदल जाता है, जिसको पढ़ना आसान हो जाता है। कोई भी किसान इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 508 नंबर प्लॉट को हम लोग लेते हैं। इस 500 तो अमीन का काम क्या है, इसके चारों माथ की लंबाई, मेर की लंबाई निकलना। जैसे उत्तर मेर की लंबाई कितना है, दक्षिण कितना है, पूर्व कितना है, पश्चिम कितना है, और इसका एरिया कितना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जाएंगे डायमेंशन में, और डायमेंशन में जाने के बाद इसके मेर को कोना को पकड़ेंगे और दूसरे कोना को पकड़ेंगे। हमारा यहाँ पे लिख दिया कि इस मेर की लंबाई जो है 108.41 कड़ी है। वैसे ही इसके दक्षिण माथ की लंबाई अगर हमको नापना है तो यहाँ जाना है और जाके इसके दूसरे कोना पे टच कर देना है और ए निकल गया। वैसे ही हम इसके पूरब माथ की लंबाई अगर हमको नापना है तो यहाँ गए, टच कर दिए और जाके यहाँ ये हमारा इसकी लंबाई पूरब माथ की निकल गई 186.89 कड़ी। वैसे ही इसके पश्चिम माथ की लंबाई अगर निकालना है तो 193. यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि एक कड़ी को भी तोड़ के निकाला जा रहा है। और इसका जब एरिया निकालना है तो कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, चुपचाप जाके हम मेजर टच कर देना, इस खेत के अंदर ऐसे प्रेस कर देना है। एरिया बता दें। यहाँ पे आपका एरिया आ गया 23,902 कड़ी स्क्वायर, मतलब 23.90 डिसमिल इस खेत का एरिया है। तो इस तरह आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी खेत रहे, चाहे नियमित आकार का हो या अनियमित आकार का हो, उसके एरिया को बिना पेन की सहायता से, बिना इंस्ट्रूमेंट की सहायता से आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर के द्वारा निकाल सकते हैं। जी सर, जो नई ज़मीन का जो खरीद बेच होता है तो उसमें तो उतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल ही हो रहा है। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उस ज़मीन की जो कि कुछ लोग एजुकेशन के अभाव में
सर्वे से पहले वाले ज़मीन, क्या उसको भी ट्रेस किया जा सकता है? जैसे किसी के पास केवाला है लेकिन सर्वे के बाद में उसका खतियान क्या हुआ, उसका रसीद किन के नाम से कट रहा है, ये सब ऐप से पता चल जाएगा? जी, उसके लिए आपको सरकार ने कई सारी सुविधाएं उपलब्ध की है और इस ऐप का दोनों के सहयोग से यह काम 100% सही एक्यूरेसी के साथ किया जा सकता है। जैसे आपके पास पुराना केवाला है और नया खतियान में नंबर नहीं पता है, तो केवाला में आपका पुराना खाता नंबर और खेसरा नंबर दिया रहता है, तो पुराना खेसरा नंबर से नया नक्शा पर उसको ट्रेस करके नया नंबर निकाल लिया जाता है और नया नंबर को फिर सरकार के द्वारा जो वेबसाइट पे सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ से जमाबंदी पंजी से देख लिया जाता है कि नया में किनके नाम से वह ज़मीन है। इस तरह पता चल सकता है कि पुराना खतियान या केवाला किसी और के पास है, नया में किसके पास है। ये आपके प्रॉब्लम का सलूशन इससे हो सकता है। और क्या क्या सुविधाएं हैं सर इस ऐप के ज़रिए, क्या क्या फैसिलिटीज़ है? इस ऐप के जरिए आप कि बिहार के किसी भी नया नक्शा, पुराना नक्शा का मेजरमेंट कर सकते हैं, उसका एरिया निकाल सकते हैं, उसका कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, ट्रेसिंग तैयार कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं, नक्शा पे बंटवारा कर सकते हैं और गूगल अर्थ के जरिए आप कौन से प्लॉट पे खड़े हैं वो आपको, जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह पे जाते हैं तो उसके दौरान जितनी भी खेतें दिखेगी आप उसको यहाँ से जाएंगे तो ऑटोमेटिक गूगल अर्थ पे जब इसको मर्ज कर देंगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि हम किस प्लॉट नंबर पे खड़ा हैं और किसानों को प्लॉट नंबर पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़मीन के एक्चुअल लोकेशन पर जाए बिना भी मतलब पता चल जाएगा? जी, आपका केवल लोकेशन पता है तो आप यहाँ से बैठे बैठे बिहार के किसी भी इलाके के ज़मीन का आपका उसका खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर या सर्वे नंबर, तीनों एक ही चीज़ है, उसको आप पता कर सकते हैं और नक्शा पर आप यहीं बैठे उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। प्लॉट पे जाने की जरूरत नहीं है? प्लॉट पे जाने की जरूरत नहीं है। प्लॉट पे जब फील्ड मेजरमेंट करेंगे कि कब्जा कितना है उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, लेकिन नक्शा आप बिहार के किसी भी कोने का ज़मीन हो, आप कहीं भी बैठे हैं वहाँ से बैठे बैठे माप सकते हैं। सर अभी तक आप, क्योंकि लोगों के आपके पास लोग आते हैं समस्याएं लेकर के ज़मीन की जो है, तो मैं चाहूँगा कि 2-3 मुख्य समस्याएं बताइए जो कि मतलब मेन आपके पास आया हो और वो समस्याएं रिपीट करती हैं बार बार, अधिकतर लोगों की वही समस्या है। ठीक है, अधिकांश समस्याएं जो है आपको नया नक्शा और पुराना नक्शा यानी नया खतियान और पुराना खतियान से लेकर के है। चूँकि जब आपका 1910 में जो कैडेस्ट्रल सर्वे का शुरुआत हुआ उस समय ज़मीन किसी और के पास था, लेकिन जब 62 का सर्वे हुआ, कहीं 65 में हुआ, कहीं 72 में हुआ, कहीं 52 में हुआ, तो वहाँ के कई लोग चूँकि पढ़े लिखे लोग कम थे तो उस समय जो है अपना ज़मीन नए सर्वे में माने रिविजनल सर्वे में नहीं चढ़ा पाए, जिसका नतीजा ये होता है कि कब्जा तो उनके ज़मीन में है लेकिन खतियान किसी और के नाम से बन गया है, नक्शा तो कटा है लेकिन उसमें कब्जा किसी और का है और खतियान किसी और का है। तो ये तरह का परेशानी है जिसको ट्रेसिंग करके और कब्जा का आधार मान के पुराना केवाला और जिनके नाम से है ज़मीन उनसे साक्ष्य मांगकर कंप्लीट किया जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी चैलेंजेस अधिकांश आते रहता है। दूसरा आपका ज़मीन के मेड़ की सीमांकन को लेकर कि मेरा कोई ज़मीन पकड़ लिया है, 2 फीट पकड़ लिया है, 3 फीट पकड़ लिया है, बेसिकली इस तरह के सवालों जो है रिपीट होते रहते हैं। एक तो आपके पास जो ज़्यादा समस्या आती है वो पुराने नक्शे नए नक्शे को लेकर के, और दूसरा कि ज़मीन कोई दूसरा आदमी ज़्यादा पकड़ लिया है। हाँ जी। अच्छा, तो और क्या है समस्या और भी? और दूसरा जो है बंटवारा को लेकर के, तो बंटवारा को लेकर के चूँकि पहले जो ज़मीन का बंटवारा होता था वो आपसी सहमति से होता था, जिसका कागजी आधार नहीं होता था। बड़ा भाई है, छोटा भाई है, या 4 भाई है, 5 भाई है, आपस में बैठे और अपन डिसीजन कर लिए, उसके लिए उन्होंने कागज़ नहीं बनाया और मौखिक बंटवारा कर लिया। लेकिन जब एक पीढ़ी बीत गई तो आज उनके परिवार के लड़के या उस ज़मीन है वहाँ से कोई रास्ता निकल गया, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया, तो उसके लेकर के विवाद है कि नहीं फिर से बंटवारा होगा। तो ये भी एक समाज में विवाद नया पर उभरा हुआ है। इन दिनों में एक न्यूज़ में एक खबर देखा, उसको लेकर के लोगों में कन्फ्यूजन है कि हिस्सेदारी की ज़मीन कोई भी भाई जो है बेच सकता है बिना किसी के सहमति से, ऐसा है क्या कुछ?
देखिए, बिना सहमति से ऐसा अभी आदेश आया हुआ है, लेकिन उसके पीछे एक का कहानी अगर जाने तो वो थोड़ा सा भ्रामक हो सकता है। क्योंकि अगर कोई ज़मीन बेचता है तो अपने हिस्से का ही ज़मीन बेचेगा। अगर उसको दूसरे भाई को पता नहीं रहेगा तो उसका हिस्सा बेच देगा, क्योंकि बंटवारा का तो आधार उसका कब्जा है, उसका पीछे कागज तो है नहीं, तो दूसरे के कब्जा में है, दूसरा बेच देगा। तो इस तरह की भी कहानियाँ समाज में आजकल आने लगी है। तो सरकार को इसका भी देखना चाहिए कि बंटवारा के आधार पे जमाबंदी कायम हो जाए। सरकार ये चाह रही है, अगर हो जाता है तो जिसका जो कब्जा है उसका उतना हिस्सेदारी है, उस पर कब्जा है तो उसके नाम से नया जमाबंदी खुल जाए, तो इस तरह की भी परेशानियां दूर हो सकती मुझे हैं। लगता है कि कहीं न कहीं जो ज़मीन में जो बंटवारा से पहले लोग कब्जा कर करके 3-4 भाई जो रहते हैं आपस में, तो कहीं हो सकता है ये ज़मीन बेचने का आधार केवल कब्जा ही है क्या? ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, आधार तो कब्जा हो सकता है, केवल उसके अलावा भी आपके कई कारण हो सकते हैं, है ना। एक आधार उसको मान सकते हैं। कभी कभी अड़चन भी भाई डालते रहते हैं ना कि मतलब ज़मीन के वो नहीं बेच सके, उनको ज़रूरत रहती है, तो उस कहीं इसलिए क्योंकि सरकार कहीं ऐसा करती है। हाँ, जैसे ये भी एक रीजन हो सकता है कि एक भाई को ज़रूरत है, दूसरा भाई उसमें गवाह पहचान के रूप में नहीं जा रहा है कि उसको बेचने में दिक्कत हो रही है, इसलिए सरकार ने ऐसा किया हो। लेकिन ये टेम्पोररी बेस का सोल्यूशन हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता है। और आप व्यूवर्स को जो अपनी तरफ से बातें बताना चाहते हो बता। व्यूअर्स के लिए यही कहेंगे कि आप जो है ज़मीन विवाद में ज़्यादा नहीं पड़िए, सही सटीक मापी कराइए, न्यू टेक्नोलॉजी से मापी करिए और खुद सीख लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है ना। एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं और ज़मीन विवाद से दूर रहिए और अपने समाज में शांति कायम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे बीच में प्रोफेसर मुन्ना प्रसाद यादव सर, जो कि अमीन ही नहीं, अमीन के मास्टर, इनका ज़मीन के मास्टर के नाम से यूट्यूब पर भी चैनल है, फेसबुक पर भी चैनल है। सर जो है लंबे समय से इस काम को कर रहे हैं, तो सर को अनुभव भी काफ़ी है। तो इस ज़्यादा से ज़्यादा इस बातों को फैलाइए, क्योंकि समाज में जो है इस तरीके की समस्या आती रहती है। और सर उसका जो है पढ़े लिखे व्यक्ति है, निवारण करते हैं। क्योंकि गांव घर में आप अधिकतर देखते होंगे जो अमीन होते हैं, कहीं ना कहीं उनको उतनी जानकारियां कानून की उस तरीके से नहीं होती है। वो नॉर्मल लग्घी लेकर के और वो कड़ी लेकर के नापते हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा फंसाने में उनका भी योगदान है ही। तभी तो इस समाज में इस तरीके की किसी को लेकर के इमेज जो है बनाई गई है। अगर ऐसी बात ना होती तो समाज भी इतना बेवकूफ़ नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पेशा को लेकर के, ऑक्यूपेशन को लेकर के इस तरीके की आरोप लगाई समाज। तो मैं चाहूँगा कि पढ़े लिखे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, जो कि चीज़ों को समझते होंगे, टेक्नोलॉजी का जिनको ज्ञान हो, जो लंबे समय तक इसमें कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो। और सर एमटेक भी है, आपको मैं बता दूं, बीटेक के बाद सर एमटेक भी है। और सर 8 साल से प्रोफेसर और सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि पढ़े लिखे व्यवस्थित तरीके से इस चीज़ों को आप देखिए, समझिए, बुझिए। और सर ने भी बताया भी कि ज़मीनी विवाद से बचिए, क्योंकि इसमें आप उलझ जाइएगा, आपका परिवार उलझ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद।